हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बिल्डिंग मटेरियल्स के डिटेल्ड लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम टिम्बर पर बात कर रहे हैं। सो फार वी हैव स्टडीड द कंप्लीट कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ टिम्बर। आज हम बात करने वाले हैं टिम्बर में होने वाले डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस का एक छोटा सब पार्ट, और साथ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ नोट्स। जो है हमारे पास कई तरह की नोट्स जो होती है वो क्या होती है, कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं, और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। अगर हम बात करें तो मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के लिए हम कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस कवर कर रहे हैं यूट्यूब पर। साथ में एवरी सैटरडे हम डाउट सेशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जहां पर हम लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं आपको। और हर संडे हम आपको मैराथन सेशन में प्रैक्टिस कराते हैं फॉर द नियर कमिंग एग्जाम के लिए। ये जो शेड्यूल आप देख रहे हैं, शेड्यूल को ध्यान रखिएगा, सो दैट जब भी आपको क्लासेस अटेंड करना हो, एनी टाइम पर आपको ये सारी क्लासेस मिल रही होंगी। एंड दिस इज सब बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मी। और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, दैट इज दी टिम्बर। और टिम्बर में नोट्स के ऊपर क्या मतलब होता है नोट्स का। जब लकड़ी में हम ये देखते हैं कि कोई पीस ऑफ वुड होता है, लकड़ी जो हमारे पास कटी हुई है, उसमें कई बार हमें गठाने देखने को मिलती है। ये जो गठाने होती हैं, इन्हीं को नोट्स कहा जाता है। जब हम बात करते हैं ये गठाने क्यों पड़ रही हैं, तो कई बार लकड़ी की जो छोटी टहनियां होती हैं, उन टहनियों के ब्रेक कर जाने की वजह से उस जगह पर अगर हमारे पास फाइबर्स का डिस्टरबेंस हुआ तो उतनी जगह से नए फाइबर्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उतनी जगह पर हमारे पास हमारे लकड़ी में जो फाइबर्स है वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर वहीं पर डेड होना चालू हो जाते हैं। और ऐसे में हमारे पास अब उतनी जगह में हमारे पास डिसकंटिन्यूड फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम गठान के रूप में जानते हैं। तो जब भी किसी पीस ऑफ वुड के अंदर आपको अगर कुछ ऐसा निशान दिखाई दे, समझ जाना यहां से कोई पतली सी टहनी निकल रही होगी, लेकिन वो हमारे पास किसी कारणवश टूट गई, और उसी लकड़ी के पीस को जब हमने काट लिया, एक परफेक्ट शेप में लेकर आ गए, तो वहां पर वो वाला पोर्शन अभी भी वहीं रह गया। तो ये जो हमें हमारे पीस ऑफ वुड के अंदर ऐसा कुछ इमेज दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं गठान, जिसे हम कहते हैं नॉट। सो ब्रांचेस ऑफ द ट्री गेट कट ऑफ एंड डार्क हार्ड रिंग इज फॉर्म्ड ओवर द बेस ऑफ द ब्रांचेस इज कॉल्ड नॉट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पेड़ की टहनी टूटेगी, तो टहनी का जो बेस होता है वहां पर गठान बनती है, ना कि टहनी के टिप पर। ध्यान रखिएगा, टहनी की जो जहां पर टहनी का बेस होता है, जहां से टूटती है, वहीं पर हमारे पास गठान बनेगी। हम उसे क्या कहेंगे, नॉट्स कहेंगे। तो जो नॉट होती है हमारे पास, एक कई सारे क्लासिफिकेशन है। इनकी साइज के बेसिस पर अगर देखा जाए, बेस्ड ऑन दी साइज नॉट्स आर क्लासिफाइड एज। अगर बहुत छोटी साइज की हुई तो उसे कहेंगे पिन नॉट, थोड़ी बड़ी साइज हुई स्मॉल नॉट, मीडियम नॉट और लार्ज नॉट। साइज ध्यान रखिएगा, नोट के डायमीटर को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर डायमीटर 6.25 mm से छोटा है, अगर डायमीटर 6.25 mm से छोटा है तो पिन नोट कहलाएगा। 6.5 से 20 mm के बीच में तो स्मॉल नोट कहलाएगा। अगर 20 mm से 40 mm के बीच में है तो मीडियम नोट कहलाएगा। और 40 mm से बड़ी साइज का अगर हमारे पास है तो ये कहलाता है लार्ज नोट। ये है साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। लेकिन टाइप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन अगर देखें, सो बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी और फॉर्म, किस तरह का नोट बन रहा है, नोट्स आर क्लासिफाइड एज, या तो कहो लूज नोट या कहो टाइट नोट। दोनों को जरा इमेजिन करते हैं। अब हमारे पास इफ यू सी इन दिस इमेज, आपको ये दिखाई देगा कि ये वाली जो गठान है, ये गठान इस पूरी लकड़ी से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेपरेट हो रही है। लेकिन ये जो गठान दिखाई दे रही है, ये लकड़ी के साथ इतनी इंटैक्ट है कि ये लकड़ी में से हमें फील भी नहीं होगा कि ये अलग हो रही है या इसी का हिस्सा है। जनरली हमारे पास ऐसी गठाने जो लकड़ी के अंदर पूरी 100% इंटैक्ट होती है, वो हमारे पास लकड़ी के साइज पे ऊपर या फिर लकड़ी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगी। लकड़ी ग्रो करती चली जाएगी। अगर हमारे पास इन दी केस अगर हम बात करें कि अगर कोई लकड़ी है, मतलब जो पेड़ है हमारे पास, पेड़ की जो लकड़ी है, लकड़ी ग्रो करती चली जाएगी। तो अगर कोई नॉट टाइटली फिक्स्ड है तो वो खुद भी ग्रो करती चली जाएगी उसी लकड़ी के साथ में, मतलब लकड़ी की साइज के अकॉर्डिंग फिक्स रहेगी।
लेकिन लूज नोट ऐसी होती है, कल को लकड़ी ग्रो करना चाहे तो करे, इसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी कि ये ग्रो करती है या नहीं करती है, डिपेंड करेगा, क्योंकि इसने यहां से जो है वो जॉइंट धीरे धीरे छोड़ना चालू कर दिया है। तो ऐसी नोट्स जो कि कंप्लीटली इंटैक्ट नहीं होती उन्हें कहते हैं लूज, जो कंप्लीटली इंटैक्ट होती है उन्हें कहते हैं हमारे पास टाइट नोट्स। हमारे पास लूज नोट विच कैन चेंज और वेरी इज द ट्री ग्रोज, जैसे जैसे ट्री बढ़ेगा इनकी साइज बढ़ भी सकती है या उतनी ही रह सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइट नॉट के अंदर विच इज फिक्स्ड बाय ग्रोथ सो इट फर्मली रिटेन्स टू प्लेस इन द वुड, वो हमारे पास जो है वो फिक्स बाय द ग्रोथ, बढ़ते चली जाएगी, जैसे जैसे ट्री बढ़ता चला जाएगा ये भी साथ में वैसे ही ग्रो करती चली जाएगी, तो हमारे पास ये अपना शेप जो है वो रिटेन कर लेती है। छोटा ट्री है तो छोटी दिखाई देगी, ट्री बड़ा होगा तो बड़ी हो जाएगी हमारे पास। ऐसे केस में दिस नोट्स आर रेफर्ड एज लूज नोट एंड टाइट नोट। इसी के तरह एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रेफर्ड एज डेड नोट या फिर डिकेड नोट। डेड का मतलब क्या, लकड़ी का वो हिस्सा जो हमारे पास क्या कर चुका है, लकड़ी का वो हिस्सा जो हमारे पास डेड हो चुका है, लंबे समय से उसके फाइबर जो है वो ग्रो करना बंद कर चुके हैं, ऐसे टाइप के गिठान को हम कहते हैं डेड नोट। व्हाट वी कॉल इट एज डेड या अनसाउंड, डेड अनसाउंड नोट। अनसाउंड नोट क्यों, जब आप लकड़ी में ऐसे ऐसे करोगे तो लकड़ी की आवाज आती है, इस पर आप जब हिट करोगे तो आपका एकदम बिल्कुल डल साउंड आएगा, तो उसे कहते हैं अनसाउंड नोट। साफ दिखाई पड़ रहा है, पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है, ये नोट अब इस लकड़ी के अंदर कंप्लीटली डेड की तरह है, अंदर से भी इसके अंदर कोई फाइबर्स कनेक्टेड नहीं बचे हैं, सिर्फ लकड़ी के अंदर उस जगह पर पड़ी हुई है। आप चाहो तो आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हो, आसानी से रिमूव हो जाएगी क्योंकि अंदर से पूरी तरीके से फाइबर्स को छोड़ चुकी है। तो हमारे पास नॉट जॉइंट इन वुड एंड कैन बी इजीली टेकन आउट फ्रॉम दी वुड, लकड़ी में से आसानी से निकाली भी जा सकती है। आप ऐसे कुछ भी इसमें नुकीला चीज ऐसे डालकर निकाल सकते हो तो पूरा पीस ऑफ वुड ये इतना इतना नोट बाहर आ जाएगा, अंदर से लकड़ी खोखली हो जाएगी। एक होता है डिकेड नोट, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, कभी कभी लकड़ी के अंदर कोई गठान पड़ती है और उस गठान में फंगस लगना चालू हो जाती है, फंगस लगना चालू हो जाती है तो वो पूरा पोर्शन ऑफ वुड जो है वो सड़ना चालू कर देता है तो वो हमारे पास किसी टहनी के गिरने से, लेकिन जिस जगह से गिरी वहां पर हमारे पास अगर धीरे धीरे कोई फंगस ग्रो करना चालू करी और उतना पोर्शन सड़ना चालू कर जाए तो ऐसे टाइम पे हम इसे कहते हैं डिकेड नोट। नोट विच इज इन्फेक्टेड बाय द फंगस कहलाती है हमारे पास डिकेड नोट। तो हमारे पास हमारा डेड अनसाउंड नोट यहां दिखाई पड़ रहा है और डिकेड नोट यहां दिखाई पड़ रहा है, बात ध्यान रखिएगा। अनदर टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट वी हैव इज नोट का ही हमारे पास है लाइव और साउंड नोट कहो या नोट क्लस्टर कहो। तो लाइव और साउंड नोट का मतलब यह होता है कि किसी जगह से टहनी गिरी तो सही, टहनी टूटी तो सही, अब उसके फाइबर आगे ग्रो नहीं कर रहे पर उतने फाइबर्स के अंदर कोई डिफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ और आपकी लकड़ी की स्ट्रेंथ को बिना अफेक्ट कराए अगर कोई ऐसी गठान आपके ट्री में रह जाती है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, कंप्लीटली ट्री के अंदर है गठान लेकिन कोई भी लकड़ी के अंदर डिफेक्ट कॉज नहीं कर रही है, कोई स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं कर रही है, ऐसी गठानों को कहा जाता है लाइव नोट या साउंड नोट। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन ये बन रही है कि एक ही पीस ऑफ वुड में नंबर ऑफ गठाने हैं, नंबर ऑफ नॉट्स हैं, तो उसे कहा जाता है नॉट क्लस्टर। नॉट्स विच डू नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, इन्हें कहा जाता है, दिस आर नोन एज, हमारे पास लाइव और साउंड नोट और आपके पास नॉट क्लस्टर जो है वो यहां दिखाई पड़ रहे हैं कि आपके पास एक ही पीस ऑफ वुड के अंदर अगर मल्टीपल नंबर ऑफ गठाने दिखाई पड़ रही हैं तो उसे कहा जाता है नोट क्लस्टर। इफ टू और मोर देन टू नोट्स आर प्रेजेंट इन वन सिंगल पीस ऑफ वुड इट इज रेफर्ड एज नोट क्लस्टर। क्लियर है बात इतनी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, यहां पर से हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर के ऊपर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर में हमें जानना है कि भाई लकड़ी को हम अगर हम एज अ बिल्डिंग मटेरियल के रूप में लेकर चलना भी चाह रहे हैं तो हमें फिर लकड़ी के बारे में और भी बढ़िया तरीके से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मान लो कहीं पर आपको लकड़ी का यूज करना है जहां पर उसकी लेटरल स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं चाहिए, कई सारे ऐसे पैरामीटर हो सकते हैं। आपको ऐसी जगह पर यूज करना है जहां पर आग लगने के चांसेस हो तो लकड़ी ऐसी चाहिए जिसमें आग ना लग रही हो, कई ऐसे पैरामीटर है सोचने के। तो लकड़ी को हर बारीक तरीके से समझा जाता है, सोचा जाता है,
बेस्ड ऑन इट्स मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज को बारीक बारीक लेवल पर हर एक पैमाने पर देखते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं लकड़ी की डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी का मतलब होता है कि आप लकड़ी के पीस ऑफ वुड को देखना चाह रहे हो कि कितना मास है हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दी वुड के अंदर। अगर आपने कुछ एक वॉल्यूम ऑफ वुड लिया, इफ यू कंसिडरिंग अ वॉल्यूम ऑफ वुड, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वुड है, कितने हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ वुड है, कितना वुड का मास है, उन्हीं दोनों का रेशियो हमारे पास कहलाता है डेंसिटी। तो जरा देखिएगा आप, डेंसिटी कैन अगेन नाउ बी रेफर्ड एज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ वुड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वुड। तो यहां से हमारे पास अगर सोचा जाए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वुड के अंदर कितना मास कंटेंट है वुड का, उसी को बेसिकली डेंसिटी कहा जाता है। लेकिन उसके अंदर लकड़ी को अगर और बारीकी से देखा जाए तो एग्जाम्पल सोचिएगा, जैसे कोई पीस ऑफ वुड है, अगर आपने गलती से पानी में रख दिया या गलती से बाहर रख दिया बारिश के मौसम में, तो उसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है। अंदर मॉइस्चर कैसे जा रहा है? क्या अंदर ऐसी कुछ चीज है जो जहां से मॉइस्चर जा सकता है? देर आर सर्टेन बेसिक, हम ये सोचे कि अगर बहुत ज्यादा बारीकी से एनालाइज करेंगे तो देर आर वॉइड स्पेसेस इनटू द वुड। तो जो वॉइड स्पेसेस इनटू द वुड है, अगर इनको हटा दिया जाए और सिर्फ वुड के मटेरियल को समझा जाए, तो हमारे पास उस केस में मास ऑफ वुड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वुड को डेंसिटी कहा जाता है। लेकिन एक चीज तो सुनी होगी आपने, लकड़ी जो है जैसे ही पानी में डालोगे तो पानी में तैरती हुई मिलती है, अंदर डूबती नहीं है। सर इसका मतलब यह हुआ कि लकड़ी का जो डेंसिटी है वो पानी से कम है, और पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी के बराबर। पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी के बराबर। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी के बराबर। तो अगर हमारे पास पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है और वुड की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी है, तो लकड़ी को तो पानी में डूब जाना चाहिए था। लेकिन लकड़ी डूबती नहीं है। हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर, सारी अलग अलग तरह की लकड़ियों की अगर आप एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करोगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या हो जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर का मतलब क्या हो जाता है? डेंसिटी ऑफ टिम्बर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की, सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस की पानी के साथ कंपेयर करने पर डेंसिटी को जो भी वैल्यू निकल कर आती है वही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। हमारे लकड़ी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूजुअली 1.54, मतलब डेंसिटी कितनी हो गई सीजीएस सिस्टम में 154 ग्राम पर सीसी। तो सर ये तो भारी हुआ, तो डूब जाना चाहिए था। नहीं, हमारे पास ये वुडी मटेरियल की बात चल रही है। लेकिन अगर सोचा जाए कि हमारे पास लकड़ी के अंदर सिर्फ वुड मटेरियल नहीं है, अंदर वॉइड स्पेसेस हैं, तो उसके बेसिस पर, उसकी वजह से ये लकड़ी जो है ये तैर पाती है, उसकी वजह से लकड़ी डूब नहीं पा रही है। उसे हम जब डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास उसे डिफाइन करने का तरीका है, कहलाता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का मतलब होता है कि जब आप डेंसिटी की बात कर रहे हो, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हो इन इट्स नेचुरल स्टेट, और नेचुरल स्टेट में क्या होता है? वुड इन इट्स नेचुरल स्टेट हमारे पास कंप्राइजेज ऑफ पोर्स एंड वॉइड्स, वॉइड्स एंड पोर्स होते हैं, और ये वॉइड्स एंड पोर्स होते हैं जिसकी वजह से उतना ही पोर्शन ऑफ वुड के अंदर इतने वॉइड्स हैं कि जिसकी वजह से वो डूब नहीं पाती है। क्लियर है बात इतनी? हमारे पास बल्क डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ पोर्स एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वुड। यूजुअली हमारी बल्क डेंसिटी डेंसिटी ऑफ टिम्बर से कम होती है, तो कम होगी इसका मतलब आपकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन बल्क डेंसिटी इससे भी इतनी कम होगी कि वो पानी से भी कम हो जाएगी, और पानी से भी कम हो जाएगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर कम हो जाएगी, और ऐसे में हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से कम हो गई तो इसीलिए पानी के ऊपर हमारा वुड जो है वो तैर पाता है। अगर देखा जाए ये बल्क डेंसिटी जो है ये बताती है
कि आपके पास आपकी लकड़ी के अंदर कितना आपका वुड का मास है, उसके रिस्पेक्ट में कितनी अच्छी आपको स्ट्रेंथ मिल पाती है। तो बल्क डेंसिटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ टिम्बर, और क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है आपके पास, इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी ऑफ टिम्बर डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी ऑफ टिम्बर। इन दोनों का ही रेशियो बताता है क्वालिटी फैक्टर। जितनी कम बल्क डेंसिटी होगी और जितनी कम बल्क डेंसिटी रिस्पेक्ट में जितनी अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाए आपको, इसका मतलब ये कि आपके पास हल्की लकड़ी में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल रही, मतलब क्वालिटी कैसी हुई, अच्छी खासी क्वालिटी हो गई। ऐसे में हमारे पास क्वालिटी का मतलब क्या होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ वुड। ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर बताता है कि कैसी वुड होगी। जैसे कि हमारे पास जो है वो वुड फॉर पाइन अगर बात करें तो 0.6 के बराबर आती है, फॉर ओक 0.54 के बराबर आती है। जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ वुड होगी, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा अच्छी मिलेगी। ये दोनों वैल्यूज जो है वो आप ध्यान रखकर चलिएगा। तो डेंसिटी इज जस्ट टू डिफाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क डेंसिटी इज डिफाइंड टू जज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द वुड, की मतलब आपकी लकड़ी की क्वालिटी है कैसी। तो ये जानने के लिए हमें बल्क डेंसिटी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इफ आई टॉक अबाउट द अनदर क्वालिटी पैरामीटर दैट वी हैव इज द हीट कंडक्टिविटी ऑफ टिम्बर। हीट कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, बात बड़ी सिंपल सी है कि लकड़ी के थ्रू आप कितना हीट ट्रांसफर करा सकते हो। एग्जांपल सोचिएगा जरा, आपके पास यहां पर लॉग ऑफ वुड रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, लॉग ऑफ वुड। जो आपके पास नेचुरल जो आपके पास सिलिंड्रिकल शेप में पीस ऑफ वुड होता है, इसे कहा जाता है लॉग ऑफ वुड। हमने चूल्हे में इस लकड़ी को रख दिया और लकड़ी जल रही होगी अंदर ही अंदर। अब अगर आप इस लकड़ी को इस वाले पोर्शन से पकड़ते हो, इस वाले पोर्शन से पकड़ते हो, क्या लकड़ी गर्म लगेगी आपको, नहीं लगती। यहां से लकड़ी पकड़ोगे गर्म नहीं लगती लकड़ी आपको, क्यों, क्योंकि लकड़ी जल यहां रही है और इसमें से निकलने वाले पतले पतले फाइबर्स, इसमें से निकलने वाले पतले पतले फाइबर्स जो होंगे, ये इन्हीं के थ्रू हमारे पास जो है वो हीट का ट्रांसफर होता है। अंदर ही अंदर हमारे पास जो है वो हमारे ये फाइबर्स होंगे, और ये फाइबर्स के थ्रू ही, चूंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो हीट को भी ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो यहां पर वो हीट ट्रांसफर होते 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 यहां तक पहुंचती तो है, लेकिन हमारा वुड जो है वो हमारे पास फाइबर से आपस में कनेक्टेड है, लेकिन एक फाइबर से दूसरे फाइबर के बीच में हमारे पास क्या होता है, एक एडहेसिव मटेरियल होता है, लिग्निन, जो फाइबर से फाइबर को दूर तो रखता है, अंदर एक बिल्कुल पतली सी लेयर बनाता है जो कि एक लेमिनेशन की तरह काम करती है एक फाइबर से दूसरी फाइबर के बीच में। मतलब बीच में आप समझ लीजिए एक गोंद की तरह है। तो हमारे पास यहां पर हमारा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो अलोंग द ग्रेन भी कम ही होता है और अक्रॉस द ग्रेन भी कम होता है। ये है ग्रेन्स के अक्रॉस, मतलब ग्रेन्स के परपेंडिकुलर, और ये है ग्रेन्स के पैरेलल। तो अलोंग द ग्रेन और अक्रॉस द ग्रेन दोनों में ही कम है, लेकिन इन दोनों में से अगर हीट ट्रांसफर होना ही है तो एक कंटिन्यूअस मीडियम चाहिए होता है। वो कंटिन्यूअस मीडियम हमारे पास ऐसे में अच्छा मिलता है। तो जनरली हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट इन वुड यूजुअली कम ही होती है, लेकिन उसमें से भी 1.8 टाइम ज्यादा होती है अलोंग द ग्रेन एज कंपेयर टू अक्रॉस द ग्रेन। आई बात समझ में। तो हमारे पास यहां पर अगर देखा जाए अलग अलग तरह के मटेरियल है। कॉपर बहुत जल्दी गर्म होता है, हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी, बहुत जल्दी गर्म भी होगा, बहुत जल्दी ठंडा भी होगा। सिल्वर की 420 के बराबर, स्टेनलेस स्टील 14 के बराबर, वुड की 0.15, ग्लास, वुल, गूज डाउन, स्टायरोफॉर्म, ये सब अलग तरह के मटेरियल है जो यहां पर ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहे हैं। दे आर बेसिकली रेफर्ड एज द पुअर कंडक्टर्स ऑफ वुड, सॉरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट
और ये कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो हमारे पास हीट ट्रांसफर इनके द्वारा बेहतर नहीं हो पाएगी, लेकिन इनके द्वारा बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के लिए ध्यान क्या रखना है, आपको पॉइंट नंबर जो है वो तीसरा ध्यान रखना है। क्लियर है बात? चलिए, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, ये थी हमारे पास टिम्बर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास अलोंग द ग्रेन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अक्रॉस द ग्रेन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव, साउंड कंडक्टिविटी। क्या वुड से साउंड भी कंडक्ट हो सकता है? बिल्कुल होता है। अब जरा ये एग्जांपल देखिएगा, ये बच्चा इस लकड़ी के पीस ऑफ वुड के ऊपर कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और उसको सुना जा रहा है इसके द्वारा। अब इमेजिन करिएगा, अगर ये जो बच्चा यहां पर धीरे धीरे अपनी दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे ऐसे स्ट्रक करता है, टक 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 की आवाज, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। अगर हवा में करता है ये काम, ऐसे काम अगर हवा में कर रहा है ये, तो ऐसे में हमारे पास व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसे कहीं पर भी आप हिट कर लो, जैसे अंगूठी है, अंगूठी पर आप हिट कर लो, तो दूर बैठे हुए इंसान को हो सकता है कि वो जो आवाज है वो आवाज नहीं आ रही हो, यहां से वहां तक भी आवाज हो सकता नहीं आ रही है, क्योंकि मीडियम कौन सा, एयर है मीडियम। लेकिन अगर सॉलिड मीडियम की बात करें, हमारे पास जैसे ही हम टेबल के ऊपर स्ट्रक करेंगे, तो टेबल के ऊपर अगर कान ला के बैठे हैं, तो यहां पर हमारे पास जो साउंड है वो उतनी ही ज्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेवल कर पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस मीडियम मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ साउंड इन वुड को कहा जाता है साउंड कंडक्टिविटी, जिसके अंदर जो साउंड की जो वेलोसिटी है वुड में, वो साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हमारे पास एयर में होती है, ठीक है, उससे 2 से 17 गुना ज्यादा होती है। तो हमारे पास यहां पर यहां से यहां तक साउंड एयर में चाहे नहीं पहुंचे, लेकिन वुड में तो आपको बिल्कुल क्लियरली सुनाई देगा। यहां पर आई बात समझ में? चलिए, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज आफ्टर द साउंड कंडक्टिविटी अनदर वन इज परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी केस में देखिएगा जरा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल इफ आई से कि दिस इज द पीस ऑफ वुड दैट आई हैव, दिस इज द पीस ऑफ वुड दैट आई हैव, ठीक है। तो ये लकड़ी का पीस है हमारे पास, इस लकड़ी के पीस में ये हमारे पास हो गई हमारी एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग कह दो, एनुअल रिंग कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। जब ये ट्री धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, बचपन में ये पिथ था जिसके थ्रू पूरा मॉइस्चर ट्रेवल होता था, जिसके थ्रू पूरा का पूरा हमारा न्यूट्रिएंट ट्रेवल करता था। फिर धीरे धीरे आसपास लेयर ग्रो करती चली गई और हमारे पास नई नई लेयर के थ्रू पूरा मॉइस्चर का मूवमेंट होने लगा। मॉइस्चर का मूवमेंट यहां से यहां तक हो रहा है। ऐसे में हमारे पास इस पीस ऑफ वुड के अंदर कभी ना कभी तो सिचुएशन रही होगी कि यहां पर हमारे पास काफी सारे ऐसे पतले पतले ट्यूब्स बने हुए होंगे। इन पतले पतले ट्यूब्स, बहुत बारीक बारीक से ट्यूब्स जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है, क्या ये हमारे पास कंटिन्यूस रहे होंगे यहां से लेके यहां तक? बिल्कुल कंटिन्यूस रहे होंगे। अगर ये बिल्कुल कंटिन्यूस रहे होंगे तभी तो खाना, तभी तो पानी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाया होगा। ऐसे में हमारे पास व्हाट इज हैपनिंग इज, हमारे पास ये हो गया हमारा अलोंग द ग्रेन, अलोंग द ग्रेन, और ये हो गया हमारे पास अक्रॉस द ग्रेन। ग्रेन मतलब फाइबर्स। तो अगर देखूं मैं कि लकड़ी पे यहां पानी डाल दूं और लकड़ी के अंदर पानी ऐसे जाते जाते पीछे से बाहर आ जाए, ऐसे कोई चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन लकड़ी में पानी यहां से एंटर करे और यहां से निकल जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? वी ऑलरेडी हैव ट्यूब्स दैट आर बेसिकली ट्रांसफरिंग फ्लूइड इन दिस डायरेक्शन। तो परमेबिलिटी का मतलब अगर बात करें, एज द ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द वुड, परमेबिलिटी अलोंग द ग्रेन इज मोर देन अक्रॉस द ग्रेन। क्लियर है बात यहां तक? आई होप यहां तक समझ में आया होगा। सो दीज आर फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम और डिटेल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द वुड या टिम्बर पर हम बात करेंगे। सो बिफोर लिविंग इन दिस लेक्चर,
आप ये बात जान लीजिए, सार्थक बैच को आप एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। स्टेट एजेई एग्जाम अगर आपका फोकस है तो आप विजय बैच को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका वीक है तो आप नॉन टेक के महापेक में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इवन आप एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बाय इंप्रूविंग योर प्रिपरेशन आप अपनी रैंक इंप्रूव करा पाएंगे, और जो कि टेस्ट सीरीज के मदद से ही हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।